जेम्स गन के फायर होने के बाद गार्डियंस के किस एक्टर ने उनका साथ दिया था? जो गार्डियंस की टीम हमें मूवी में दिखती आई है, क्या वो ओरिजिनल गार्डियन टीम है? स्टार-लॉर्ड का रोल प्ले कर रहे एक्टर क्रिस प्रैट के साथ काम करना टॉम हॉलैंड के लिए मुश्किल क्यों था? तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर फैक्ट सैटरडे के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर कंफर्म करता है कि ग्रूट एक लैंग्वेज है जिसे सीखा जा सकता है और बोला भी। इस लैंग्वेज को उसने इलेक्टिव लिया था अपने गार्डियन स्कूल में, इसीलिए रॉकेट ही अकेला गार्डियन था जो कि ग्रूट लैंग्वेज समझता था और बाकी गार्डियन समय के साथ साथ ग्रूट लैंग्वेज समझ ही गए। एवेंजर्स एंड गेम में नेबुला का अपने फ्यूचर वर्जन से कनेक्टेड होना अगर देखा जाए तो बहुत लॉजिकल है। नेबुला के अंदर मेजरली साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स है, तो एवेंजर्स का नेबुला को पास्ट में ले जाना ऐसा है जैसे कोई अपना फोन पास्ट में ले गया हो। तो अब अगर उस फोन पर कोई कॉल आएगा तो किस फोन में आएगा? बस जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में गमोरा नेबुला को कन्विंस करती है अपने साथ आने के लिए, वैसे नेबुला एंड गेम में गमोरा को कन्विंस करती है। इन सब के ऊपर नेबुला का अपने पास्ट सेल्फ को जान से मारना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बनाता, पर एमसीयू का टाइम ट्रैवल लॉजिक बहुत क्लियर है। एक टाइमलाइन में की गई छेड़खानी फर्दर दूसरी टाइमलाइन बना देती है, इसीलिए पास्ट के थैनोस और नेबुला के मरने से कोई पैराडॉक्स नहीं हुआ। ड्रैक्स का रोल प्ले करने वाले डेव बतिस्ता ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अब राहत मिल रही है कि ये सब खत्म हो चुका है, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं था। ये बहुत हार्ड रोल है प्ले करने के लिए, मेकअप प्रोसेस आपकी हालत खराब कर देता है और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे ड्रैक्स के रोल के लिए जाने। ये सिली परफॉर्मेंस है, मुझे ड्रामेटिक काम अब ज्यादा करना है। हालांकि जब डेव को पहली गार्डियंस मूवी में ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर का रोल मिला था तो वो रो पड़े थे और उन्होंने इस रोल को अच्छे से प्ले करने के लिए एक्टिंग कोच तक हायर किया। इन सब के ऊपर जब डिज्नी ने जेम्स गन को उनके सालों पहले के ट्वीट्स के लिए फायर किया तो डेव बतिस्ता ही आगे आया उनके सपोर्ट में, ये कहते हुए कि जेम्स गन एक अच्छे आदमी है। हर गार्डियंस मूवी में कोई ना कोई कैरेक्टर मर ही जाता है। पहली मूवी में ग्रूट मर गया था, ये बात जेम्स गन ने खुद कंफर्म करी, ये कहते हुए कि पहला ग्रूट मर चुका है और जो बेबी ग्रूट है वो एक बिल्कुल ही अलग क्रिएचर है जिसके पास कोई मेमोरी नहीं है ओरिजिनल ग्रूट की। दूसरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में योंडू मर गया। हालांकि जब क्रिस प्रैट यूलॉजी दे रहे थे योंडू के फ्यूनरल के टाइम, तब योंडू का रोल प्ले कर रहे एक्टर माइकल रूकर सही में वहां सो रहे थे। इन सब के ऊपर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योंडू अकेला कैरेक्टर था पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में जो कि बिलोंग करता था ओरिजिनल गार्डियंस की टीम को। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कॉमिक्स से सबसे पहले दिखे थे 1969 में, जहां इस टीम के इनिशियल मेंबर्स थे वैंस एस्ट्रो, चार्ली 27, मार्टिन एक्स और योंडू। इस टीम का दूसरा वर्जन सामने आया जिसमें स्टारहॉक यानी स्टकार ऑगॉर्ड, एलेटा ऑगॉर्ड और निकी है। ये सभी कैरेक्टर्स हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिख चुके हैं। हालांकि मूवी में दिखने वाली गार्डियंस की टीम तीसरा वर्जन है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का। विन डीजल जो कि ग्रूट को आवाज देते हैं, उन्होंने पहली मूवी के लिए 1000 बार आई एम ग्रूट रिकॉर्ड किया था। इन सब के ऊपर विन डीजल के हिसाब से उनकी ग्रूट की परफॉर्मेंस ने उन्हें हेल्प किया एक डार्क टाइम से निकलने में, जहां वो अपने फास्ट एंड द फ्यूरियस के को स्टार और बेस्ट फ्रेंड पॉल वॉकर के लॉस से डील कर रहे थे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 दूसरी गार्डियंस मूवी के 6 साल बाद रिलीज हो रही है। ये सबसे बड़ा गैप है दो एमसीयू मूवी के सीक्वल के बीच में। इससे पहले ये रिकॉर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पास था, जहां वो पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के 5 साल 6 महीने बाद रिलीज हुई थी। हालांकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 दूसरी गार्डियंस मूवी के रिलीज से 1 महीने पहले ही अनाउंस कर दी गई थी। इन सब के ऊपर पहली गार्डियंस मूवी और तीसरी गार्डियंस मूवी के बीच में 8 साल 10 महीने का गैप है, जो कि लॉन्गेस्ट गैप है एमसीयू की किसी फर्स्ट और थर्ड फिल्म के बीच का। स्टार-लॉर्ड का रोल प्ले करने वाले एक्टर क्रिस प्रैट के कई सारे डायलॉग और एक्शन स्क्रिप्ट में थे ही नहीं। क्रिस प्रैट अपने सीन शुरू होते ही उन डायलॉग्स और एक्शन को इम्प्रोवाइज करते थे, जैसे पहली फिल्म में उनका नोवा कॉर्प्स को लेकर प्यार, उनका ब्लैक लाइट वाला कमेंट, गमोरा के साथ बालकनी में फुटलूस वाला जोक, उनकी इन्फिनिटी वॉर वाली लाइन कि ये मेरा प्लान था, ये सब इम्प्रोवाइज था। इन सब के ऊपर जेम्स गन को पहली गार्डियंस मूवी में क्रिस प्रैट की बहुत सारी एडल्ट जोक वाली लाइंस काटनी पड़ी ताकि एक दो फाइनल कट में आ सके। इवन इन्फिनिटी वॉर में ड्रैक्स का फेमस डायलॉग वाइस गमोरा आइडिया था क्रिस प्रैट का। यहाँ तक कि टॉम हॉलैंड ने भी कंफर्म किया कि जितना उन्हें मजा आया क्रिस प्रैट के साथ काम करके, उतना उनके लिए मुश्किल था उनके साथ सीन शूट करना, क्योंकि उनसे हंसी रुक ही नहीं रही थी। दूसरी गार्डियंस मूवी की शुरुआत में नेबुला गार्डियन से कहती है कि अगर वो उसे छोड़ देंगे तो वो गमोरा को नहीं मारेगी। पीटर क्विल इस बात पर भरोसा नहीं करता, ये बोलते हुए कि वो झूठ बोल रही है। हालांकि नेबुला वहां सच बोल रही थी। इन सब के ऊपर नेबुला और गमोरा जल्दी झूठ बोलने वालों में से नहीं है। ये बात थैनोस भी कंफर्म करता है इन्फिनिटी वॉर में, जब वो कहता है कि उसने अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाया है पर झूठ बोलना नहीं। जब टोनी नेबुला से कहता है कि उसने उसे फ्लिकिट फुटबॉल के गेम में हरा दिया तो नेबुला शॉक हो जाती है। ये शॉक सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि नेबुला कभी भी गमोरा के खिलाफ नहीं जीती थी और उसने हार और पनिशमेंट ही झेला है अपनी पूरी लाइफ, तो इसीलिए सेंस ऑफ विक्ट्री उसके लिए शॉकिंग था।
इन सब के ऊपर यही रीजन था कि गमोरा इन्फिनिटी वॉर में नेबुला की बुरी हालत देखकर टूट जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेबुला की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद को ही मानती है। इसीलिए जब वो वॉर्मिर की लोकेशन थैनोस को बताती है तो वो उससे प्रॉमिस लेती है कि नेबुला को कुछ नहीं होना चाहिए। जब जेम्स गन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उन्होंने मार्वल के सामने आइडिया रखा कि ईगो द लिविंग प्लैनेट को स्टार लॉर्ड का पिता दिखाना चाहिए, जबकि कॉमिक्स में स्टार लॉर्ड के पिता हैं जेसन ऑफ स्पार्टेक्स, जो कि स्पार्टोय एम्पायर को बिलोंग करते हैं, और ईगो और स्टार लॉर्ड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मार्वल ने उस टाइम जेम्स गन को बताया कि उनके पास ईगो द लिविंग प्लैनेट के राइट्स नहीं है। ये राइट्स उस टाइम बिलोंग करते थे 20th सेंचुरी फॉक्स को, क्योंकि ईगो द लिविंग प्लैनेट फैंटास्टिक फोर और सिल्वर सर्फर फ्रेंचाइजी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। पर किस्मत से फॉक्स ने मार्वल को ईगो यूज करने दिया, जिसके बदले में डेडपूल मूवी के लिए मार्वल ने उन्हें नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड की पूरी क्रिएटिव फ्रीडम दी। गमोरा को डांस बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बहुत आयरॉनिक है, क्योंकि गमोरा का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस जोई सल्डाना को डांसिंग बहुत पसंद है, इवन बैले उनका पैशन है। इन सब के ऊपर जोई सल्डाना अकेली हॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनकी काम की हुई 4 फिल्में $2 बिलियन से भी ऊपर कमाई कर चुकी है। और ये हैरानी की बात है इस फैक्ट के साथ कि गमोरा का रोल कई एक्ट्रेस ने आगे पास कर दिया था, सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कि वो अपने आप को ग्रीन कलर का नहीं दिखाना चाहती थी, जबकि जोई सल्डाना ने गमोरा के रोल के लिए हाँ भी कहा, प्लस उन्होंने इसके लिए खुद इंसिस्ट किया कि उन्हें ग्रीन मेकअप लगाया जाए बजाय कि CGI से उन्हें ग्रीन दिखाने के। जेम्स गन ने मैंटिस के रोल के लिए 100 एक्ट्रेसेस का ऑडिशन लिया था, जहां पॉम क्लेमेंटेफ ने ऑरेंज कलर के मेकअप में ऑडिशन दिया, प्लस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के फ्रेंच वर्जन में भी उन्होंने अपना वॉइस दिया है। इन सब के साथ साथ गार्डियंस के हॉलिडे स्पेशल में जब मैंटिस पीटर के लिए इस बात को याद रखती है कि केविन बेकन उसका फेवरेट हीरो है, तो ऐसा पहली बार नहीं होता। जब थॉर इन्फिनिटी वॉर में गार्डियंस को बताता है कि एवेंजर्स कौन है, तो मैंटिस थॉर से पूछती है कि क्या केविन बेकन भी इस टीम में है। रॉकेट को हर जगह आवाज दी है ब्रैडली कूपर ने, जहां उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि पहली गार्डियंस मूवी में रॉकेट को आवाज देने के लिए उनकी फिल्म सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक और हैंगओवर की कंबाइंड पेमेंट से भी ज्यादा अमाउंट मिला है। ब्रैडली कूपर ने दूसरी गार्डियन मूवी के लिए अपनी आवाज के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी दिए थे मोशन कैप्चर हेडसेट की मदद से। जेम्स गन के हिसाब से रॉकेट पूरी गार्डियंस फ्रेंचाइजी के पॉसिबल होने का मेन रीजन है। प्लस उन्होंने हाल फिलहाल एक इंटरव्यू में भी बताया कि रॉकेट रकून इस पूरी ट्रिलॉजी का मेन कैरेक्टर है। एवेंजर्स एंड गेम में से एक सीक्वेंस कट हो गया था जहां रॉकेट बैटल ऑफ न्यूयॉर्क देखते हुए कैप्टन अमेरिका से पूछता है कि तुम लोगों को कितना टाइम लगा इन लोगों से लड़ने में, जिस पे कैप कहते हैं कि कुछ घंटे। तब रॉकेट उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने मदरशिप तुरंत ही क्यों नहीं तबाह कर दी। रॉकेट अपने दिखने से लेकर आज तक प्रोस्थेटिक पार्ट्स चुरा रहा है। एक फैन थ्योरी के हिसाब से वो ऐसा कर रहा है अपने लिए एक नॉर्मल बॉडी बनाने के लिए, जबकि हमने ये भी देखा है कि वो लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें वो प्रोस्थेटिक पार्ट भी दे देता है। इन सब के ऊपर पूरी गार्डियंस की टीम में से अकेला रॉकेट ही है जो कि थैनोस के सामने नहीं आया। हालांकि ग्रूट ने थैनोस का सामना किया और जब वो स्नैप के बाद धूल बन रहा था तो वो रॉकेट को बोलता है डैड। नेबुला गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में कंप्लेन करती है कि उसे रॉकेट रकून के साथ अकेला क्यों छोड़ा जा रहा है, जबकि स्नैप के बाद गार्डियंस के आखिरी सर्वाइविंग मेंबर्स यही दोनों होते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 तीसरी ट्रिलॉजी होगी MCU में, जहां तीनों मूवी को सेम डायरेक्टर जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी को पेटन रीड ने डायरेक्ट किया है और MCU की स्पाइडरमैन मूवीज को जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट किया था। तो दोस्तों ये थी वीडियो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में। गार्डियंस हमारे दिल के करीब है, जिनका इंटरेक्शन बाकी MCU कैरेक्टर्स के साथ बहुत ऑसम होता है। तो अगर फ्यूचर में गार्डियंस रहे तो उनका इंटरेक्शन आप किस मार्वल सुपर हीरो के साथ देखना चाहेंगे। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप गार्डियंस को कॉमिक्स में एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।